हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 इनकम डिटर्मिनेशन, ये आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और ये चैप्टर एग्रीगेट डिमांड से स्टार्ट हो रहा है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। तो एग्रीगेट डिमांड ये देख रहे हैं आप, इन चार चीज़ों पे जो खर्च किया जा रहा है, प्राइवेट हाउस होल्ड डिमांड मीन्स ये जो हम आप प्राइवेट एक्सपेंडिचर है जो खर्चे कर रहे हैं, हाउस होल्ड्स के जो खर्चे हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट हाउस होल्ड डिमांड। ये है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स डिमांड तभी होगा जब खर्चे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल डिमांड है हमारी या हाउस होल्ड की, किसी की भी इंडिविजुअल की, तो वो डिमांड कितनी होगी जितना वो खर्च कर सकता है। तो इसलिए एक्सपेंडिचर, डिमांड और एक्सपेंडिचर ये कहीं ना कहीं बराबर होगा, क्योंकि डिमांड उतनी ही क्रिएट हो सकती है जितना एक्सपेंडिचर करने की कैपेसिटी होगी। तो प्राइवेट हाउस होल्ड डिमांड, प्राइवेट हाउस होल्ड जितना खर्च कर सकता होगा उतना डिमांड एक हाउस होल्ड करेगा। उसके बाद आते हैं फर्म पे। यहाँ पे चार सेक्टर की बात की गई है। एक हाउस होल्ड सेक्टर है, ये है हाउस होल्ड सेक्टर, ये है फर्म, और ये है गवर्नमेंट, और ये है एब्रॉड। एब्रॉड मीन्स जहाँ हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, इसको हम अदर वर्ड्स में एक्सटर्नल सेक्टर भी कहते हैं। तो ये एक्सटर्नल सेक्टर है, ये गवर्नमेंट है, ये फर्म है और ये हाउस होल्ड है। तो हाउस होल्ड के खर्चे प्लस फर्म क्या करेगी, फर्म कहाँ खर्चे करती है, फर्म कैपिटल गुड्स पे खर्चे करती है। कैपिटल गुड्स का मतलब है प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन सब चीज़ों पे तमाम पैसे अपने खर्च करती है। तो इसका एक्सपेंडिचर प्लस इसका एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, तमाम सोशल वर्क पे पैसे लगते हैं, ब्रिज बनवाना, रोड बनवाना, डैम बनवाना, इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चे, जितने भी खर्चे हैं दैट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और उसके बाद नेट एक्सपोर्ट, यहाँ भी खर्चा होता होगा। यहाँ जो एक्स है दैट इज नेट एक्सपोर्ट मीन्स, नेट एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब हम एक्सपोर्ट करते होंगे तो हमें पैसा मिलता होगा, लेकिन जब इंपोर्ट करते होंगे तो खर्चा हमें देना पड़ता होगा, पैसा पेमेंट करना पड़ता होगा। तो ये नेट फिगर जो निकलती है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं एक्सटर्नल सेक्टर का। तो C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M अगर हम करें तो एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगी आपको। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि जो हमारी स्टडी होगी, डिमांड शेड्यूल जो बना हुआ है वो हाउस होल्ड और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ही लेते हैं, और ये गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर, इन दोनों को हम इग्नोर करते हैं। तो क्या बनेगा एग्रीगेट डिमांड, अगर दो सेक्टर हटा दिए जाएं और केवल हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म को अगर लिया जाए, तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I मीन्स कंजप्शन ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर प्लस इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फर्म्स। उसके बाद फिर हम आते हैं डिमांड शेड्यूल पे। डिमांड शेड्यूल जो बना हुआ है इसको आप समझ लीजिए। उसके बाद इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो भी आपको समझाते हैं। तो ये है आपका Y मीन्स डिमांड शेड्यूल, ये है Y मीन्स इनकम। अब इनकम देख लीजिए, किसी की इनकम 0 है, बढ़ के फिर 40 हुई, 80 हुई, 120, 160, 200। कंजप्शन ये किसी इंडिविजुअल की डिमांड नहीं है बल्कि एक इकोनॉमी की इनकम है। ये इनकम किसी इंडिविजुअल की नहीं बल्कि एक इकोनॉमी की है। और ये कंजप्शन जो है ये जितने भी हाउस होल्ड हैं उनका कंजप्शन है ये। तो यहाँ पे जब 0 इनकम है तो कंजप्शन 20 का है। अब एक क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि
कि जब इनकम ही नहीं होगी तो कंजप्शन कैसे होगा। इनकम 0 और कंज्यूम कर रहा है 20, और यहाँ तक कि 20 का कंजप्शन हाउस होल्ड का है और 20 का ही इन्वेस्टमेंट फर्म का है। तो इस तरह से AD = C+I जो फॉर्मूला था वो 20 + 20 40 हो गया। तो इनकम 0 होने पे कंज्यूम कैसे होगा। जब भी किसी की इनकम 0 होती है तो कंजप्शन कभी 0 नहीं होता, क्योंकि इनकम अगर आपकी 0 भी हो गई तो आप अपने बोरोइंग से या फिर अपनी पास्ट सेविंग्स से खर्चे करेंगे, तो कंजप्शन तो होना ही होना है, इनकम इवन 0 हो जाए तब भी। यही हाल फर्म का भी है, इन्वेस्टमेंट उसको करना है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है इंड्यूस्ड और एक होता है ऑटोनॉमस। तो जो इंड्यूस्ड होता है ये डिपेंड होता है प्रॉफिट पे, टर्नओवर पे। मतलब ये कि प्रॉफिट इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अगर प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। और एक इन्वेस्टमेंट ऐसा भी होता है कि जो प्रॉफिट बढ़े ना बढ़े वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता ही रहता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है इसका मोटिव कहीं ना कहीं और प्रॉफिट अर्न करना होता है, जबकि इसका मोटिव कहीं ना कहीं सोशल हो जाता है। मीन्स वो खर्चे आपके, वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम 0 होने पे भी मेंटेन रहता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो हम इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं वो 20-20-20-20 मीन्स नो चेंज, कांस्टेंट है ये 20। इनकम 0 है तब भी 20 और इनकम 200 है तब भी 20। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये यहाँ पे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। तो जो C+I है हमारा, AD = C+I, ये I किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को। मीन्स इंड्यूस्ड यहाँ भी नहीं है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आपकी इनकम बड़ी 40 हुई, तो इनकम जो होता है ये इनकम, ये हाउस होल्ड या किसी भी इकोनॉमी की है, तो ये होता है C+S। मीन्स ये कि इनकम किसी की होगी अगर तो C+S के बराबर होगी। मीन्स या तो इनकम को कंज्यूम करेगा या सेविंग करेगा, तो कंजप्शन प्लस सेविंग इनकम के बराबर हो जाती है। उसके बाद इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह का होगा। हम इधर शो करते हैं Y, इनकम 0, यहाँ पे 40 कर देते हैं, 40, 80, 120, 160, 200 ये। उसके बाद इधर C, इधर कर देते हैं इस एक्सिस पे कंजप्शन भी और इन्वेस्टमेंट भी। कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों Y एक्सिस पे आ जाएगा और इधर X एक्सिस पे आपका इनकम शो करेगा। तो इसको करते हैं 20, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। ये आपका कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट इधर शो करेगा और इनकम आपका जो है Y वो इधर शो करेगा, Y यहाँ पे और C/I मतलब कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट इधर। अब इसमें जो ऑटोनॉमस है ये 20-20-20, ये कंजप्शन
कांस्टेंट है। तो ये हो गया आपका ऑटोनोमस कंजप्शन। अब उसके बाद अगर हम कंजप्शन इस पे प्लॉट करें तो 0 पे 20, इनकम 0 है फिर भी 20 मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर 40 पे 50, तो 40 पे 50 ये यहाँ पे होगा, फिर उसके बाद 80 पे 80, 120, 110, 120, 110, 160, 140, 160, 140 और 200, 170, 200, 170। तो ये देखिए जो लाइन ड्रॉ होगी आपकी, ये स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड गोइंग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है और दैट इज C। अब उसके बाद C प्लस I के लिए अगर हम ड्रॉ करें तो ये आपका आएगा 0 पे 40, तो ये लाइन यहाँ से जाएगी, तो ये 0 से 40 और उसके बाद 40 पे 70, 40 पे 70, 80 पे 100, इस तरह से 120, 130, 120, 130, 160, 160, 160 तो इधर का भी 160, फिर उसके बाद 200, 190, 200, 190। तो ये लाइन उसी के पैरेलल जा रही है, यहाँ 40 से स्टार्ट हो रही है और उसी के पैरेलल C के पैरेलल ये लाइन जा रही है। तो ये जो दोनों के बीच का गैप है, ये गैप जो है, ये देख रहे हैं आप, ये जो गैप है, ये गैप कुछ नहीं, ये 20 वाला इन्वेस्टमेंट है, 20 इन्वेस्टमेंट, ये गैप जो है वो इन्वेस्टमेंट है और ये हो गया आपका C मींस कंजप्शन। और ये जो है ऊपर वाली लाइन आपकी, ये है C और ये है ये वाली लाइन AD इज इक्वल टू C प्लस I। तो ये आपका डिमांड शेड्यूल है और ये एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, बल्कि डिमांड शेड्यूल नहीं, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। क्योंकि डिमांड शेड्यूल जो बनता है वो इंडिविजुअल के लिए भी बनता है, मार्केट के लिए भी बनता है, लेकिन ये होल इकोनॉमी के लिए आप देख रहे हैं। तो ये एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल है और ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, एग्रीगेट या एडी कर्व, शॉर्ट में आप इसको एडी कर्व कह सकते हैं। तो ये आपका एडी कर्व है। अब ये आपने देखा आज एग्रीगेट डिमांड के बारे में, अगले वीडियो में हम आपको एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बताएंगे। थैंक यू।